हेलो साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। और हम लोग इलेक्ट्रिकल सीबीटी 2 का तैयारी कंटिन्यू करते रहेंगे। जहां कहीं डाउट होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस एग्ज़ाम को हम लोग को भारी नंबर ला के हम लोग को क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल रिमेन द सेम व्हेन अ लेयर ऑफ टेफ्लॉन इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब मेरे लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कम से कम वो सब जो क्वेश्चन पूछता है ना कि इतना पावर दे दिए, इतना वोल्टेज, इतना करंट, बताइए क्या है, वो सब तो बेवकूफ़ सवाल है। देखिए क्वेश्चन ये सब अच्छा है। इसमें टेफ्लॉन डाल दिया। टेफ्लॉन मतलब समझ लीजिए कुछ डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। अब बोल रहे इसमें से कौन सा चीज़ जो है वो फिक्स रहेगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे, कैपेसिटेंस इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी। और एप्सिलॉन क्या था, एप्सिलॉन वॉज नथिंग बट दिस वॉज दी ई आर was E upon E0 और एप्सिलॉन was the product of E0 into ER। ठीक है, तो इतना तो हम लोग को पता चल गया कि अगर इसके अंदर कुछ डाल दिए हैं तो वैक्यूम तो रहा नहीं, तो E0 के साथ कुछ रिलेटिव आ गया। ठीक है, तो रिलेटिव आ गया तो पक्का हो गया कि अगर कुछ यहाँ ये चेंज हो गया, इसका मतलब ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया तो कैपेसिटेंस तो चेंज होगा। अब एप्सिलॉन मेरा चेंज हो गया, देखिए ना, जो हमारा मटेरियल, हम क्या बोले थे, एप्सिलॉन किस पे डिपेंड करता है कि वो जो है मीडियम क्या था, वैक्यूम था, एयर था, बालू था, पानी। तो ये देखिए ना, टेफ्लॉन लाके क्या कर दिया, मीडियम को ही चेंज कर दिया। मीडियम चेंज हो गया तो ये चेंज होगा, और ये चेंज हो गया तो कैपेसिटेंस तो चेंज होगा। तो पहला तो चेंज हो जाएगा। इसमें पूछ रहा कौन सा चेंज नहीं रहेगा, विल रिमेन कांस्टेंट, विल रिमेन सेम। तो पहला आंसर तो नहीं होगा, चार्ज। ठीक है, चार्ज कंजर्व होता है। देखिए टेफ्लॉन वेफ्लॉन लाने से चार्ज पे असर तो पड़ता है, पर कैसे असर पड़ता है इस साइंस को आप जरूर समझिए कि एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको समझना है। किसी भी चीज को लाने से, मैं आपको बताया था, जो पिछला वीडियो नहीं देखेंगे वो अपना खतरा या अपना कंफ्यूजन मोल खरीद के ला रहे हैं। पिछला वीडियो आप लोग नहीं देख रहे हैं तो मैं बहुत बढ़िया से बताया था कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक या कोई मीडियम लाने से होता क्या है, चार्ज चेंज नहीं करता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। हम टेफ्लॉन लाए तो चार्ज थोड़ी लेके आए। टेफ्लॉन लाने का मतलब हम न्यूट्रल टेफ्लॉन लेके आए हैं, चार्ज तो नहीं लेके आए। तो चार्ज कभी चेंज नहीं करेगा, तो आंसर तो बी होगा। पर अभी और आगे सीखिए कि टेफ्लॉन लाने से चार्ज पे क्या होता है। चार्ज में इंडक्शन हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन बोलना अच्छा मतलब शब्द है इसके लिए। तो पोलराइजेशन हो जाता है, मतलब चार्ज जहां जहां स्थित था वहां से इधर उधर हो जाएगा, पर टोटल नेट चार्ज चेंज नहीं होगा। तो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आ जाइए, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अब देखिए एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर जब हम कैलकुलेट किए थे तो हाफ सी वी स्क्वायर में सी आता है ना, तो जब सी ही चेंज हो रहा है तो एनर्जी क्यों नहीं चेंज होगा, तो एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल, पोटेंशियल भी होगा। क्यू इक्वल टू सी वी था, Q इक्वल टू सी इंटू वी। अब पोटेंशियल इसलिए चेंज होगा क्योंकि चार्ज जो है ना उसका पोलराइजेशन हो जाएगा, तो पोलराइजेशन होगा तो पोटेंशियल चेंज होगा। तो पोटेंशियल भी चेंज होगा पोलराइजेशन से, आपका एनर्जी भी होगा और कैपेसिटेंस भी होगा। सिर्फ जो चेंज नहीं होगा वो क्या होगा, चार्ज नहीं चेंज होगा। टोटल नेट चार्ज चेंज नहीं होगा। इसका ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है, इसका जगह चेंज हो सकता है, इसका पोलराइजेशन हो सकता है, इधर से उधर फैल सकता है, पर टोटल नेट चार्ज चेंज नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, मुझे अच्छा लगा। इंपॉर्टेंट क्या, डीप मीनिंग का क्वेश्चन था। तो 68 आपका आरआरबी इलाहाबाद में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन को समझिए। इतना समझाने के बाद जिनको डाउट हो वो ज़रूर पूछिए, और पिछला वीडियो बिल्कुल मत देखिए तो और ज़्यादा डाउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए आप लोग इंजीनियर है, आप तुरंत बता देंगे। चार ऑप्शन है, पढ़ लीजिए। सेरामिक, इलेक्ट्रोलिटिक, फिल्म एंड वायर वुंड। वायर वुंड इसको बोलते हैं। तो देखिए इंडक्टर लगता है भैया, वायर जो वुंड होता है, ऐसे जब हम पढ़ाएंगे इंडक्टर का चैप्टर, इसका भी बेसिक पढ़ाएंगे तो बता देंगे। तो वायर वुंड तो क्लियरली हमको इंडक्टर दिख रहा था, एक ही ऑप्शन है ना, सीधा हमारी है सेरामिक, इलेक्ट्रोलिटिक, ये फिल्म, ये सब जो है वो क्या है, मीडियम है कैपेसिटर के बीच का, एक दो तीनों। तो चौथा आंसर ये आरआरबी जेई में पूछा हुआ आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका जो पिछला वीडियो नहीं देखें उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, जो देखें वो एक लाइन में आंसर मार के आगे बढ़ जाएंगे। इसके बारे में मैं बताया गया है, मैं कम से कम 2-3 वीडियो बनाया इस पे। तो पूछा पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट, वर्क डन एट दैट पॉइंट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो एनर्जी नहीं है, तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं। वर्क डन बोला वो नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट देख लेते। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हम कैसे पढ़े थे, आपको हम बहुत अच्छा से डिराइव किए थे कि पोटेंशियल जो होता है
ई डॉट डी या ई डॉट डी आर। अगर डी वी हम लिखे तो ई डॉट डी आर स्मॉल के लिए, जब हर बार चेंज हो रहा है। अगर मान लीजिए फिक्स है, कांस्टेंट हमारा है, तो पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो ई डॉट डी आर लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। तो ई डॉट डी मीन्स वोल्टेज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब आप ऐसे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आर। लिखो इसको, यहाँ डी दो बार आ जाएगा ना, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। आर मीन्स डिस्टेंस, डी मैंने भी डिस्टेंस, आर मीन डिस्टेंस, डी अपॉन डी आर मीन्स अगर वोल्टेज को हम डिस्टेंस के साथ डिफरेंशिएशन निकाल दे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को देगा। किसको देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को देगा। ये आगे माइनस लगता है, ये अंदर का साइंस है, ये बता देंगे आगे चल के, आगे माइनस लगता है पर मैग्नीट्यूड इतना ही होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसे, ये मैं पिछले वीडियो में लंबा डेरिवेशन किया था, जो नहीं देखे हैं जाके देखिए, यहाँ दोबारा समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लंबा डेरिवेशन था और बहुत आसान डेरिवेशन था, ठीक है। अब आगे आ जाइए, तो आपका आंसर तो दिख ही गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट आंसर है। अच्छा, पोटेंशियल ग्रेडियंट में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, भैया ग्रेडियंट मतलब होता है रेट ऑफ चेंज और कुछ नहीं होता, ठीक है। ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ चेंज किसी चीज़ का, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल वोल्टेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बस पोटेंशियल ग्रेडियंट इसमें पूछा नहीं विद रिस्पेक्ट टू, तो बस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के एक्स के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में मत कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि वोल्टेज को टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो, वोल्टेज को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। मतलब देखो, अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ पोटेंशियल V1 है, यहाँ पोटेंशियल V2 है, तो डिफरेंस क्या होगा? V2 माइनस V1, दैट इज कॉल्ड डेल्टा V। डेल्टा V इज नथिंग बट, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ई डॉट डी आर होगा, ई डॉट डी आर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो डेल V अपॉन डेल आर करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम इधर से इधर, ई आर मतलब ई दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, डी बोले या इधर, जैसे जैसे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे चेंज होते जाएगा, जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होते जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका चेंज होते जाएगा, तो वही चीज़ है आपका, ये बताता है ई डॉट डी आर। इसको डेराइव कर दिए हैं ऑलरेडी, तो वहाँ जाके आप देखिए, यहाँ पे ज़्यादा समय बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या था? 70 आपका हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस यहाँ नहीं लिखा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रहे, कई एग्जाम में आएगा तो फंसिएगा नहीं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेशन डिफ्रेंशिएट मत कर दीजिएगा कि टाइम से डिफ्रेंशिएट कर दिया वोल्टेज को और बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, फंस जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? हाँ, फायराड इज द एसआई यूनिट ऑफ, ये तो फायराड साहब किए थे कैपेसिटेंस का सी। देखिए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है सबको, भले आसान क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका कैपेसिटेंस को फायराड में मेजर करते हैं, ठीक है। और एक बात और आप लोग को मैं बता देता हूँ, फायराड जो है बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है फायराड। कैसे? 1 फायराड का कैपेसिटर बनाने के लिए पसीना छूट जाएगा ब्रह्मांड में, ठीक है। इसीलिए हर जगह लिखा जाता है 1 माइक्रो फायराड, 1 मिली फायराड, क्योंकि फायराड इतना बड़ा चीज़ है, इतना बड़ा चीज़ है कि इसको माइक्रो में करना पड़ेगा प्रैक्टिकल में आने के लिए। 1 फायराड, 2 फायराड, 5 फायराड बहुत लोग लिख देता है, पर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करना बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा कैपेसिटर बनाना, ठीक है। तो फायराड बहुत बड़ा यूनिट है, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे सिंपली देखिए ना, आप रुपया बोलते हैं ना, 1 रुपया, और वहीं कोई बोल दे $1, तो क्या हो गया? डॉलर बड़ा यूनिट है, उसमें बहुत सारे रुपये आ जाएंगे। तो इसी टाइप से फायराड बहुत बड़ा यूनिट है, इसके लिए प्रैक्टिकल में आने के लिए उसको माइक्रो या मिली लगाना पड़ता है, मतलब प्रैक्टिकल में यही एग्जिस्ट करता है हमारे सर्किट में कभी 1 फायराड एग्जिस्ट करता नहीं है, बहुत बड़ा यूनिट है फायराड। आप आगे आ जाइए नेक्स्ट। हाँ, ओके, 3 वायर्स। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा, इसमें लोगों को गलती करने के चांसेस ज़्यादा हैं। बोला 3 वायर्स, आप लोग को वहाँ से दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। 3 वायर्स हैविंग कंडक्टेंस, यही गलती मत करना है, रेजिस्टेंस नहीं दिया, कंडक्टेंसेस दिया हुआ है, रेजिस्टेंसेस नहीं दिया हुआ है। तो कंडक्टेंसेस 2, 3 और 6 मो, देखिए अगर रेजिस्टेंस रहता तो ओम रहता, मोह है मतलब कि रेजिस्टेंस का उल्टा है। रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अच्छा आंसर पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देख रहे हैं क्वेश्चन वो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जितने भी मो दिया हुआ है कंडक्टेंस, उस सबको रेजिस्टेंस में बदलना है, नहीं तो पता चला एग्जाम में गलती करके आ गए। पहले तो तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, कुछ भी हो, मोह रजिस्टर, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, पहले तीनों को उन्होंने बोला है पैरेलल में कनेक्टेड करने के लिए, तो पैरेलल में कनेक्टेड हो गया तीनों, ठीक है। मो का वैल्यू कितना है? 2 मो, 2 मो मतलब ओम का उल्टा लिख रहे हैं, तो 2 मो कितना ओम के बराबर होगा? 1/2 ओम उल्टा होता है। और 3 मो, ये है 3 मो, तो 3 मो का उल्टा क्या होगा? 1/3 ओम। और क्या है?
6 है, तो 6 का उल्टा क्या होगा, 6 मो है, इसको ओम में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम ओम का फॉर्मूला जानते हैं, इसलिए सबको ओम में बदलना है। ठीक है, भले ही रजिस्टर पूछा, कंडक्टेंस भी पूछता तो ओम में ही बदल लेते पहले, फिर निकालते, फिर लास्ट में उल्टा करते। तो ये हो गया 1/6 ये। अब 3 पैरेलल है तो कैसे निकलता है, तो जोड़ दो 1/2, ठीक है, और 1/3 और 1/6, ये सारे ओम में हैं। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना। तो 3 पैरेलल, देखो 3 पैरेलल रेजिस्टेंस है, इसका निकाल लीजिए, मुझे बताने की जरूरत। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए ना, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1, तो 1/दिस तो 2, फिर 1/दिस 3, फिर 1/दिस, तो कितना हुआ, 1/R इक्विवेलेंट हो गया 6 3 9 2 11, तो 1/R इक्विवेलेंट 11 आया। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/11, इतना वो आंसर 1/11, तो सी आंसर होगा इसका। ठीक है सबको ओम में ही निकाल के कीजिएगा तो आसानी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका है, वाह वेरी गुड क्वेश्चन, इसका मैं आपको ये थ्योरी बता दिया हूँ। इनसाइड अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इनसाइड अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, कंडक्टिंग स्फीयर है तो जो भी चार्ज डालिएगा सब बाहर भाग जाएगा, बताए थे आपको। इसके पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्यों नहीं होता है कंडक्टर का, इलेक्ट्रोस्टैट में। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है तभी तो करंट पास करता है। तो इनसाइड दी हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होगा, आंसर ए 0 होगा। क्यों होता है, क्योंकि सारा चार्ज जो है बाहर भाग जाता है। इस पे बनाया गया वीडियो, उसको जाके देख लीजिए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तुरंत देखते के साथ आंसर मार दीजिएगा। 73 हो गया, आप आ जाइए 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। निकालने सिखा देते हैं, इस टाइप का पूछेगा तो हड़बड़ाना नहीं है। कैपेसिटेंस, अब देखिए किस टर्म में पूछा, उसमें हमको भेजा लगाना पड़ेगा। इसमें ए देखिए हर में है, हर सब में ए है, तो ए है मतलब एम्पियर करंट वरेंट का चक्कर है इसमें, है ना, तो करंट के टर्म में याद है। तो हमको Q इक्वल्स टू सी भी याद है, सी वी, और यहाँ से C इक्वल टू हो जाएगा Q/V, यही है। अरे तो ऐसे अभी रहने दीजिए, हमको C का निकालना है ना, बस इतना। अच्छा Q, हम देखो Q को I इंटू टी लिखेंगे, होता है ना, I इक्वल्स टू Q/T होता है ना, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम इज करेंट। तो हम Q को क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी, तो यहाँ पर लिख देते I इंटू टी, करंट हो, चार्ज हो गया Q। और ये क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट चार्ज, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये एक चार्ज इधर था पहले, अभी भी चार्ज ही रहने दीजिए, बाद में चेंज करेंगे, अभी साथ में रहने दीजिए चार्ज। ये चार्ज इतना आ गया। अब Q को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, Q² C, वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, R को डिस्प्लेसमेंट हम बता रहे हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये Q² हो गया, ये C हो गया, और ये हो गया फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन क्या हो गया, लेंथ पर यूनिट टाइम स्क्वायर, और ये R क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये भी लेंथ है, तो ये हो गया L, इतना आ गया। अब Q इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू टी, I इंटू टी, I इंटू टी, और दोनों का स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लिखिए, CM/L², ठीक है, L² T² हो गया। ठीक है, इतना आ गया। हमको कैपेसिटेंस का निकालना है, इसलिए इसका अभी छोड़ दिए, हम इसको साइड कर दिए। अब आगे आ जाइए, बिल्कुल आ जाएगा, क्या आएगा, एम्पियर, करंट का एम्पियर, टाइम का तो टाइम ही रहेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, ये T² इधर से आ जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा, तो टाइम पर पावर 4 हो जाएगा, टाइम पे पावर 4। इसका निकालना है हमको डायमेंशनल फार्मूला, सॉरी, और यहाँ और क्या बच गया, M/L², यही बच गया ना, बस। तो हाँ हो गया, अब तो निकल गया। तो कैपेसिटेंस का क्या निकल गया, डायमेंशनल फार्मूला, ये नीचे आ जाएगा, A² T⁴ M/L²। देखिए जो ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है वही आंसर होगा। देखिए क्या है, A² T4 ml², A² T4 ml², आ गया बी आंसर इसका। तो ये भी पूछा हुआ है RRB इलाहाबाद में, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप आराम से इसको देखिए, जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, एंजॉय कीजिए वीडियो को। ठीक है।